हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद में सिर्फ हमारे पास में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को रूरल डेवलपमेंट जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। पूरे चैप्टर में पढ़ लिया क्या मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट का, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, किस वे में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप सो कि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होगा। अब ये जो हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये अल्टीमेटली आपको क्या देने वाला है, पूरे इस चैप्टर का कंक्लूजन। राइट, ये जो चैप्टर ये हमें बताएगा कि कैसे, मतलब कि जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए गए क्या वो सफिशिएंट थे, अगर नहीं थे तो क्या और स्टेप्स लेने चाहिए और किस चीज पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारे कंट्री के जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द रूरल सेक्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड अनटिल एंड अनलेस सम स्पेक्टेकुलर चेंजेस ऑकर। ठीक है, एट प्रेजेंट, आज की डेट में अगर बात करें, मैं आप लोगों से पूछूं रूरल एरियाज कैसे हैं, मतलब कि क्या वो डेवलप्ड हैं, क्या वो एडवांस्ड है या वो बैकवर्ड है, तो आई होप सो कि आप लोगों के मेजॉरिटी आंसर्स यही आने वाले। आई शुड नॉट से मेजॉरिटी, बल्कि पूरे 100% आंसर्स यही आने वाले हैं कि मैम रूरल एरियाज बैकवर्ड ही हैं। राइट, आज भी अगर हम कोई एक विलेज का अगर हम एक सीनरी ड्रॉ करना चाहें अपने माइंड में, अगर हम उसे एक विलेज को इमेजिन करना चाहें तो हम वैसे ही पुराने जमानों वाला इमेजिन करेंगे कि हाँ वो सब कुछ एकदम वो गांव वाला, हाथ से काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ओके, ऐसी चीजें याद आएगी हमें, कच्चे मकान है। राइट, तो ये क्या बता रहा है कि एट प्रेजेंट भी आपकी कंट्री के जो विलेजेस हैं, आपकी कंट्री के जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। और हमें क्या पता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की रियल ग्रोथ हो तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप्ड रहे। राइट, तो उसके लिए हमें, मतलब हम सबको मिलके, गवर्नमेंट को मिलके, हम सभी को काफी कुछ अच्छे से चेंजेस लाने पड़ेंगे, स्पेक्टेकुलर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि जो रूरल एरियाज है वो डेवलप हो सके। और स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी को बनाने से, किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक वो जो रूरल पीपल है वो खुद डेवलपमेंट करना ना चाहे, वो खुद ग्रो होना ना चाहे। गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि देखो ये नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हम आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप लोग आकर जो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपना ढूंढो और अपने इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं काम करने लगो। अब इतना तो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, लेकिन अगर अल्टीमेटली जो रूरल पीपल हैं अगर वो ही डेवलप नहीं होना चाहते हैं, अगर वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट अकेली कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। राइट, तो इसलिए क्या जरूरी है कि दोनों साइड से जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जाए, गवर्नमेंट भी फुल एफर्ट लगाए और जो रूरल पीपल हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग वहां पे रिसाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल बराबर का एफर्ट लगाएं और खुद के ग्रोथ के लिए जो भी मेजर्स हैं वो ले। ठीक है, सो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। Some of the changes which need to be taken for development of rural sector are outlined below. ठीक है, अब क्या चेंजेस हम लोग लेकर आ सकते हैं जिससे कि रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके, तो वो चेंजेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आया हमारा स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या समझा था हमने कि अगर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ क्रॉप को मत सो करो, सिर्फ और सिर्फ एक साइड मत रहो, बल्कि डाइवर्सिफाई होना है। राइट, जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है उसे चेंज कीजिए या फिर जो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहां पर कुछ ना कुछ काम कीजिए। अब ये डाइवर्सिफिकेशन की क्यों जरूरत है? बिकॉज स्टूडेंट्स देखो, हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। उसके साथ साथ में हमें यह भी पता है कि जीडीपी में सबसे कम शेयर कौन से सेक्टर से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है आपका जो पूरा जीडीपी आता है उसमें।
सो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि देखो इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयड होने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, बिकॉज वो सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर रहा है। अब उसके पीछे रीजन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉपिंग पैटर्न पर चल रहे हैं कि नहीं, हमने तो बिल्कुल सोच के रखा है कि हमें इस सीजन में ये वाली क्रॉप शो करना है, इस सीजन में ये वाली क्रॉप शो करना है। अब उसका रिजल्ट मिले ना मिले उसका बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक सही एटीट्यूड नहीं है किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है। जब रिक्वायर्ड है तब चेंजेस करने भी जरूरी है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस कीजिए, ठीक है। जो पर्टिकुलर क्रॉप आपकी नहीं ग्रो कर पा रही है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है, उसे चेंज कर कोई दूसरी क्रॉप कीजिए। और ये नहीं बोल रहे कि पूरी चेंज करो, हाफ जो आपका पूरा फार्म लैंड है उसका हाफ पार्ट आप वही क्रॉप के लिए रहने दो, हाफ पार्ट दूसरी क्रॉप के लिए कर दो, या फिर आपका जो पूरा फार्म लैंड है उसमें कुछ 2-3 अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स हो कर दो। इससे ये होगा कि एटलीस्ट एक क्रॉप से तो आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। एक क्रॉप से तो आप इनकम अर्न कर सकोगे। अगर बाकी की कोई खराब हो भी गई तो ऐसा तो होगा नहीं कि सबकी सब खराब हो जाएगी, बिकॉज हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ डिफरेंट क्लाइमेट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो जो ज्यादा बारिश में खराब कम होती है वो वाली क्रॉप हो जाएगी। अगर बारिश बहुत कम हुई तो जिससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो क्रॉप अच्छी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से रिटर्न मिल ही जाएगा। सो इसलिए एग्रीकल्चर में क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डाइवर्सिफाई करो। और उसी के साथ साथ में एक और चीज क्या कर सकते हैं, जो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहां पर जो है एम्प्लॉयड बनो या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में जंप करो। ओके, इससे क्या होगा, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से तो रिटर्न मिल ही रहा है, साथ ही साथ में दूसरे सेक्टर से भी जो है रिटर्न मिलने लगेगा। तो अल्टीमेटली जो इनकम है वो इंक्रीज होगी और वो जो दूसरे नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमारी कंट्री का जो शेयर है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली सबका ही अच्छा होगा, सबके लिए बेनिफिट होगा वो, राइट। क्या होता है हमारे नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई होप सो आप लोगों को पता है, हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार सिर्फ उनके नेम रिवाइज कर ले तो डेयरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये कुछ क्या हो गया, हमारे नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जो लोग लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको वो लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में जंप कर सकते हैं, उनकी कहीं तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ताकि आपका जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो। रूरल एरिया डिपेंडेंट बेस्ड किस पर होता है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो। तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए ताकि दूसरे सेक्टर्स में और एक होलिस्टिकली वे में हम लोग देखें कि एक जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है। ओके, देयर इज अ नीड टू मेक रूरल एरियाज मोर वाइब्रेंट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जो भी समझा वो इसी के लिए समझाया था, ठीक है। फिर आता है रूरल एंड अर्बन लिंकेज। एफर्ट्स शुड बी मेड टू लिंक अप द रूरल प्रोडक्शन सेंटर्स विद द अर्बन एंड फॉरेन, दैट इज एक्सपोर्ट मार्केट्स, टू रियलाइज हायर रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। रूरल और अर्बन के बीच, अर्बन एरियाज के बीच में क्या करना है, लिंकेजेस क्रिएट करो, ठीक है। क्यों क्रिएट करो, देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स। एक विलेज मानते हैं हम ए, ओके, ये एक विलेज है, मान लो यहां पर डेयरिंग का काम चल रहा है, ठीक है। नाउ इस विलेज में चल रहा है। अब यहाँ के लोगों के पास में देखो, विलेज में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ, अगर हम विलेज की बात करें, आप किसी विलेज में जाना, आपको बहुत सारे लोगों के पास में जो डेयरी एनिमल्स हैं वो मिलेंगे। ओके, काउस, बफेलोज मिलेगी, एटलीस्ट एक दो तो होते ही हैं। तो अल्टीमेटली उसका क्या समझ में आ रहा है कि उन लोगों को मिल्क परचेज करने की जरूरत नहीं, उनके जो है घर पे ही वो एनिमल्स हैं तो उन्हें परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब अगर डेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ है एक विलेज में, तो जरूरी है कि ये जो यहाँ से जो मिल्क कलेक्ट किया जाएगा वो उस जगह पर भेजा जाए जहां पर अच्छा रिटर्न मिले और साथ ही साथ में जहां पर जरूरत है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विलेजेस में इतनी जरूरत नहीं होती है क्योंकि सबके पास में होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये मान लो डेयरिंग के इसमें कुछ 100 लीटर्स ऑफ जो मिल्क है वो कलेक्ट किया गया हो, ठीक है। तो अब इस 100 लीटर्स ऑफ मिल्क का किया क्या जाएगा,
तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इस विलेज का कहीं ना कहीं एक अर्बन काउंटर पार्ट हो, ठीक है, कहीं एक अर्बन या किसी टाउन या किसी सिटी से इसका लिंकेज हो, ताकि ये जो मिल्क है ये ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होगा तो अल्टीमेटली वहां के लोग जो है वो इसे कंज्यूम कर पाएंगे। उसी के साथ साथ में वहां पर अगर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जिन्हें जरूरत है तो वो ले सकते हैं एज एन रॉ मटेरियल। तो इस पर्टिकुलर ये जो लिंकेज हम बना रहे हैं या ये जो हम जो विलेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर हम किसी सिटी में, किसी टाउन में, किसी इंडस्ट्रीज में अगर भेज रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो विलेजर्स है उन पर आएगा, इनकी जो इनकम है वो हाइक होगी, राइट। अल्टीमेटली जब इनकम बढ़ेगी तो जो आपके आसपास का पूरा एरिया है वो उसमें हम डेवलपमेंट देखेंगे। कैसे? बिकॉज जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, रेज होगा, राइट। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रेज होगा तो अल्टीमेटली जो न्यू जनरेशन आएगी वो एजुकेटेड और हेल्दी बनेगी, वो लोग और अच्छा काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट अगर कुछ रोड्स वगैरह बना रही है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए रूरल और अर्बन प्लेसेस के बीच में लिंकेज होना जरूरी है ताकि जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं वो अर्बन एरियाज पर ट्रांसपोर्ट किए जा सके। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है बेटर फैसिलिटीज। प्रॉपर एफर्ट्स शुड बी मेड टू डेवलप infrastructure elements like credit and marketing, state agricultural departments, farmer friendly agricultural policies and constant appraisal and dialogue between farmers group, ठीक है। ये कुछ फैसिलिटीज जो है, मतलब कि अल्टीमेटली जब तक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तब तक किसी एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जिसकी हेल्प से जो आपके एरिया है उसका एक होलिस्टिकल हम बोले तो डेवलपमेंट हो सकेगा। ओके, सो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं? देखो, क्रेडिट एंड मार्केटिंग प्रोवाइड कीजिए ताकि जब लोगों के पास में फंड्स होंगे तो वो उस फंड का यूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, या उस फंड का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिटर्न जो है वो सही से मिलेगा। ओके, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए जाए। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स बनाकर ये होगा कि लोगों को जो है, जो फार्मर्स है, उन्हें अवेयर किया जाए हर एक चीज के बारे में, उनके जो फेयर प्राइजेस हैं वो अश्योर्ड रहे और जो है फार्मर्स के साथ में एक फेयर हम बोलेंगे कि उनके साथ में एक फेयर डिसीजन लिया जाए और कोई भी पार्शियलिटी ना हो, ठीक है। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, ऐसी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बनाओ जो कि फार्मर फ्रेंडली हो, मतलब कि जिससे फार्मर्स जो हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर ले, उसमें वो लोग इतना जो है पूरा ये ना करे कि नहीं ऐसा नहीं या वैसा नहीं, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे कि आपकी कंट्री का भी बेनिफिट हो और उसमें फार्मर्स का भी बेनिफिट हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 फार्म बिल्स आए अभी कुछ टाइम पहले, राइट। 2020 में कुछ 3 फार्म बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे n नंबर ऑफ फार्मर्स हैं जो कि दिल्ली में जाके क्या कर रहे थे, दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं ये नहीं करना है, ये जो फार्म लॉज हैं इन्हें आप वापस लीजिए, ये लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। तो वो जो है वो फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, राइट। तभी तो इतने लोग जो हैं उसके अपोजिट में जा रहे हैं। उसमें होगा कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी जिसके कारण वो हो रहा है। मैं जो हूं अभी, मतलब हम लोग जो है ना तो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं ना उसके फेवर में जा रहे हैं, सिर्फ ये एक एग्जांपल है कि वो फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं थी। तो ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए जो कि फार्मर फ्रेंडली हो, ठीक है, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो इजीली उसे एक्सेप्ट करे और इम्प्लीमेंट होने दे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने दे। और कांस्टेंट अप्रेजल एंड डायलॉग बिटवीन फार्मर्स ग्रुप, ठीक है। तो जो फार्मर्स ग्रुप है, जो फार्मर्स हैं उनको उन्हें प्रॉपर जो उनका अप्रेजल है और उनसे बात करते रहो और जो जिस चीज की बात करने से क्या होगा, समझ में आएगा कि क्या लैक्यूनाज है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें सॉल्व किया जाए, ठीक है, ये सब कुछ किया जाए। तो ये कुछ बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एक एरिया का डेवलपमेंट हो सके। फिर आता है मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें हम लोगों ने समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए स्टूडेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आज हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ऐसे यूटिलाइजेशन करें कि वो हमारी नीड्स भी फुलफिल करे और जो कमिंग जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफिल करे, राइट। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बचे, ठीक है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। अगर हम सारे रिसोर्सेज को आज ही खत्म कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? सिंपल सी चीज है, वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? इसलिए जरूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो पूरा डेवलपमेंट है, जो पूरा एरिया का डेवलपमेंट है, उस पर फोकस किया जाए। ओके, सो आई होप कि ये जो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर एम्फेसिस हमें देना चाहिए ताकि रूरल सेक्टर जो है वो डेवलप्ड हो, ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों का ये जो पूरा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर का मतलब ये हुआ है कि इसके जो भी कंसेप्ट्स थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचे हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।